बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से, इस कक्षा के माध्यम से हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य पाठ लखनवी अंदाज का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, लखनवी अंदाज जो ये पाठ हैं, इसके लेखक हैं यशपाल जी। बच्चों, पहले हम इनके बारे में, इनके जो लेखकीय जीवन के बारे में थोड़ा परिचय हासिल करें कि यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में फिरोजपुर कैंटोनमेंट में एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनकी माँ का नाम प्रेम देवी था और वो एक अनाथालय ऑर्फनेज के स्कूल में टीचर थीं। उनके पिता हीरालाल एक कारोबारी व्यक्ति थे। हिंदी साहित्य का जो प्रेमचंद के बाद जो युग आता है, प्रेमचंद अपने युग के बहुत प्रसिद्ध कथाकार थे। उनके पश्चात जो युग आता है उसमें उस युग के अंतर्गत इन्होंने अपनी लेखनी जो है की है। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, आज़ादी के समय से ही। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में जो पद्म भूषण है उससे इनको सम्मानित किया गया है। बच्चों, हम बात करेंगे रचनाओं की। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात। और इनके कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, सच बोलने की भूल, भस्मावृत चिंगारी, उत्तनी की माँ, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था, मैं सुंदर हूँ, ज्ञानदान और वो दुनिया। बच्चों, हम बात करें इनके जो भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताओं की। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। सरोकार मीन्स आम आदमी से जुड़े हुए विषय, उनके लाभ, उनके चिंता और उनकी परेशानियों से संबंधित उन्होंने जो उनकी परेशानियों को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों के समक्ष लाया है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी, रियलिस्टिक, कल्पनावादी नहीं है। सामाजिक विषमता, समाज में जो विषमता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, अमीरी गरीबी है। राजनीतिक पाखंड, राजनीतिक रूप से हमारे कितने पाखंड चल रहे हैं, कितने ढोंग ढकोसले हैं। और रूढ़ियों के खिलाफ, रूढ़ी बोलते हैं हमारी जो कस्टम्स, कन्वेंशंस जो हमारे चले आ रहे हैं, परंपराएं, परिपाटियां हैं, तो उन जो गलत परिपाटियों के खिलाफ, गलत रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं, प्रभावी हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता बहुत उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की, इंडिया का जब भारत और पाकिस्तान में डिवीजन हुआ तब उसकी त्रासदी, उसकी पीड़ा का मार्मिक दस्तावेज है। उसका उन्होंने बहुत मार्मिक, मन को छूने वाला वर्णन किया है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उसके अन्य उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता, नेचुरल जो भाषा है इनकी, कुदरती, सहज है और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है कि उनकी भाषा ऐसा लग रहा है बहुत सजीव है, व्यक्ति को बहुत लाइवली लगती है। हम बात करें बच्चों इस प्रस्तुत पाठ की, लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं ये जो यशपाल जी। बच्चों, हम पाठ के बारे में पढ़ें तो यशपाल जी ने जो ये लखनवी अंदाज व्यंग है, ये किस शैली में लिखा गया है? व्यंग शैली में लिखा गया है। व्यंग शैली क्या होता है? हम बात कुछ को और कहते हैं और उसका अर्थ उसका विपरीत होता है। तो उन्होंने यह व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य मीन्स प्लॉट, उसकी जो मूल कथा वस्तु है उसके बिना कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। उन्होंने इस व्यंग संग्रह को यह साबित करने के लिए लिखा है। परंतु अगर बिना कथ्य के हम कोई लेख लिखें तो उसे हम एक स्वतंत्र रचना के रूप में, एक लेख के रूप में, एक इंडिपेंडेंट राइटिंग के रूप में उसको हम पढ़ सकते हैं। यशपाल जी उस पतनशील मीन्स जिसका पतन हो रहा है, समाप्त होने की ओर है, सामंती वर्ग कौन से थे हमारे से? उस समय जब हमारा देश उस समय विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। कुछ राजाएं थे जो राज्य को चलाते थे, कुछ नवाब थे। तो यहाँ जो ये सामंती वर्ग था, राजा नवाब, उन पर कटाक्ष करता है कि इनकी राजापन चला गया,
इनकी सत्ता छीन ली गई, नवाबियत छीन ली गई, लेकिन आज भी ये उस यथास्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह का ये ढोंग ढकोसला और आडंबर करते हैं जिस प्रकार ये अपने समय में किया करते थे। तो ये जो सामंती वर्ग है वो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है, बनावटी, दिखावे वाली। कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी पैरासाइट जो दूसरों पर आश्रित होकर के जीते हैं, ऐसी कल्चर को भी देखा जा सकता है। तो बच्चों ने पढ़ा कि इन्होंने नई कहानी के लेखक क्या मानते थे। इसको हम आगे की स्लाइड में पढ़ने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जो नई कहानी का एक आंदोलन शुरू हुआ था, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी को नया संस्कार देने वाले कहानीकारों ने कहानी को नई कहानी के नाम से अभिहित किया, उसको नाम पुकारा। नई कहानी का जन्म सन 1956 में माना जाता है। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम की एक पत्रिका का विशेषांक निकाला गया और इसी विशेषांक के आधार पर अगली कड़ी की कहानियों को नई कहानी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इसके जो 3 तिकड़ी थी, राजेंद्र यादव, मोहन, राकेश और कमलेश्वर, इन तिकड़ी ने मिलकर के ही इस जो आंदोलन को सफल बनाया था। बच्चों, नई कहानी के लेखक क्या मानते थे? उनका मानना था कि कहानी लिखने के लिए कथा वस्तु और पात्र और घटना की आवश्यकता नहीं है। तो लेखक यशपाल जी ने इस व्यंग को, लखनवी अंदाज को यही साबित करने के लिए लिखा है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कहानी के लिए आपको कथा वस्तु, घटना और पात्र का होना अत्यधिक आवश्यक है। बच्चों, हम बात करें इस पाठ के सार की। इस पाठ में लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन किया है, जो लोग दिखावा पसंद करते हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से बताना चाहता है कि बिना पात्रों, घटना और विचार के भी स्वतंत्र रूप से कोई लेख लिखा जा सकता है, लेकिन कहानी नहीं, वो इंडिपेंडेंट लेख होगा। कहानी में नवाब साहब और उनके द्वारा खीरे काटकर खिड़की से फेंकने को आधार बनाकर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। नवाब साहब खीरे को सूंघकर संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं और यह उनका जो ढोंग है वो अनरियलिस्टिक है, झूठा है, छद्म है। बच्चों, हम इसके बारे में और आगे बात करें कि नवाब के इस व्यवहार से लगता है कि लोग आम लोगों जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। आम लोग खीरे का सेवन करते हैं, लेकिन नवाब साहब को खीरे खाना अकेले में पसंद है, लेकिन लोगों के सामने पसंद नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें कोई देख ना ले और उनकी शान में कोई फर्क ना आ जाए। आज समाज में भी ऐसी दिखावा पसंद संस्कृति के बहुत लोग आदी हो गए हैं। इस प्रकार केवल प्रदर्शन कर, आडंबर, नई कहानी के लेखक बिना विचार, उद्देश्य, पात्र और घटना मात्र से अपनी इच्छा द्वारा कहानी लिख रहे थे। तो लेखक ने इसका विरोध किया और अपनी इस जो रचना के माध्यम से उसको साबित करने का प्रयास किया है। हम बात करें बच्चों, इसमें पूरी कहानी घूमती है कि ये खीरा है, खीरा जानते हो आप, कुकुम्बर होता है, और ये नवाब साहब हैं। इस तरह ये नवाब साहब का ये प्रतिरूप है, कोई ओरिजिनल नवाब साहब नहीं है। बच्चों, हम अब इस कहानी का विकास कैसे होता है, कहानी कैसे बढ़ती है। सबसे पहले लेखक नई कहानी के विषय में सोच सकने और एकांत में प्राकृतिक दृश्य देखने की उम्मीद से लोकल ट्रेन में बैठने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, फिर भी वो महंगा टिकट जो होता है 2nd क्लास का, वो लेकर उसमें बैठ जाता है कि उसे एकांत मिल जाएगा, वो नई कहानी के, अपनी अगली कहानी के विषय में कुछ सोच सकेगा। लेकिन उम्मीद के विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं मिलता। निर्जन मीन्स मतलब एकांत नहीं मिलता। उसमें उन्हें एक सफ़ेद पोश सज्जन नवाब साहब पहले ही बैठे मिलते हैं और उनके पास 2 ताजे चिकने खीरे रखे होते हैं। लेखक को देखकर नवाब साहब असंतोष से भर जाते हैं। शायद नवाब साहब भी इसी उम्मीद से रहे होंगे कि 2nd क्लास में ज़्यादा पैसे लगते हैं, अगर वो बैठेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आपको मिलेगी नहीं, तो वो आसानी से एकांत में रहेंगे और खीरे को वो स्वाद लेकर के उसका वो सेवन कर सकेंगे। कहानी आगे बढ़ती है। नवाब साहब जैसे ही लेखक को डिब्बे में देखते हैं तो उनसे संगति का कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं, ना ही उनसे वो सामान्य शिष्टाचार निभाते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है इस तरह, तो हम सामान्य रूप से हाय, हेलो, नमस्कार और उससे आने जाने का प्रयोजन भी पूछ लेते हैं। लेकिन नवाब साहब ने लेखक से इस प्रकार कुछ भी नहीं किया। लेखक भी नवाब अपना आत्मसम्मान निभाते हुए, बिना कुछ बोले हुए
लेखक के सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। और नवाब साहब और की जो असुविधा और संकोच हुआ नवाब साहब को लेखक को देख करके, उसके विषय में सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। तो वो सोचते हैं कि शायद नवाब साहब खीरे जैसी सामान्य चीज अकेले में खाना चाहते होंगे और उनको खीरे खाते हुए देखे जाना उनकी नवाबियत के खिलाफ होगा। यही शायद उनके संकोच का कारण रहा होगा कि उनके एकांत में विघ्न डल रहा था और वो उस खीरे जैसी सामान्य चीज़ को अकेले में खाना चाहते होंगे। नवाब साहब आगे सोचते हैं, जो लेखक आगे सोचते हैं। इसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है, थोड़ी देर बाद नवाब साहब का इंतजार करने के बाद उसे पहली बार देखने का अभिनय करते हैं लेखक को, कि मानो उसको पहली बार ही देखा हो, और उसको आदाबर्ज करने का प्रयास करते हैं, उसको आदाबर्ज कहते हैं। लेखक को इस तरह नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगता। वो नवाब साहब को आदाबर्ज का जवाब देते हैं, लेकिन उसके विषय में फिर प्रश्न उठने लगते हैं। नवाब साहब पूर्ण मनोयोग से खीरों को धोते हैं, काटते हैं और उस पर जीरा मिला हुआ नमक और मिर्च बुरक कर खाने के लिए तैयार करते हैं। जब वो ऐसे करते हैं तो उसके जो जबड़े हैं और उसका मुंह, जबड़े वो खुलते बंद होते हैं, ऐसा लगता है उनके मुंह में लार टपक रही हो खीरों को खाने के लिए। ऐसा करते हुए भाव भंगिमा से वो खीरे के सेवन के लिए लालसा है, वासना है, तीव्र इच्छा है, वो उनकी प्रकट होती है। कहानी आगे बढ़ती है। खीरों को खाने की तैयारी करने के बाद नवाब साहब एक बार फिर लेखक को खीरे खाने का प्रस्ताव देते हैं। वो कहते इससे पहले वो लेखक को प्रस्ताव देते हैं, लेकिन लेखक उसको मना कर देता है। तो लेखक को वो पुनः प्रस्ताव देते हैं, किंतु लेखक जो है बदहजमी का बहाना बनाकर, और वो कहते हैं कि खीरा अपाच्य होता है और उनकी खीरा खाने की इच्छा नहीं है, वो खीरा खाने के लिए मना कर देते हैं। नवाब साहब उलझन में पड़ जाते हैं और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, खीरे की फांकों को बड़ी वासना के साथ एक एक करके अपने होठों तक लाते हैं और सूंघते हैं उसे, और ऐसा लगता है कि वो सूंघ करके ही उस खीरे के स्वाद का आनंद उठा रहे हैं। कहानी और आगे बढ़ती है। इस प्रकार खीरों के जो छद्म रसास्वादन है, अर्थात कल्पना मात्र से उसका आनंद लेना है, सूंघने मात्र से उसका आनंद लेना है, वे ऐसा करके खीरे की फांकों को बिना खाए एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और ऐसा करके, इतना करने के बाद ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके थक गए हैं, वो थक करके अपनी बर्थ पर लेट जाते हैं। लेखक उसको देख करके उसको लगता है कि वो लेखक जो है, लेखक को जो नवाब साहब हैं, वो मानो अपने खानदान की तहजीब, नफासत और नज़ाकत दिखा रहे हों। वो मानो लेखक को कहने का प्रयास कर रहे हों कि हम नवाब हैं, हम नवाब जो होते हैं वो खीरे जैसी सामान्य वस्तु का सेवन नहीं करते, उन्हें तो मात्र हम सूंघ करके ही फेंक देते हैं। यही हमारे खानदान की तहजीब है, यही हमारे खाने का सूक्ष्म तरीका है और यही हमारी नज़ाकत है, यही हमारी जो है हमारा स्टाइल है खाने का। लेखक को खीरा खाने का यह तरीका, खीरे की सुगंध और कल्पना से संतुष्ट होने का जो भाव है, वो सूक्ष्म, नफीसा, एब्स्ट्रैक्ट लगता है। किंतु उसके दिमाग में प्रश्न उठता है कि इस प्रकार बिना खाए कल्पना मात्र से क्या उदर तृप्ति हो सकती है? क्या व्यक्ति का पेट भर सकता है? तब कहानी आगे बढ़ती है। लेखक को नवाब साहब से अचानक भरे पेट की ऊंची डकार सुनाई पड़ती है। लेखक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। लेखक को नया ज्ञान प्राप्त होता है कि वो सोचते हैं, यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से बिना खाए हुए, अगर खीरे की कल्पना मात्र से अगर पेट भर सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? भाई, अगर ऐसा संभव है कि बिना खाए स्वाद की कल्पना मात्र से, सुगंध की कल्पना मात्र से व्यक्ति का पेट भर सकता है, तो निश्चित रूप से बिना विचार घटना और पात्रों के हम कहानी भी लिख सकते हैं। मात्र अगर लेखक की इच्छा हुई कि मुझे कहानी लिखनी है तो वो कहानी भी लिख सकता है। लेकिन प्रश्न यही है, क्या ऐसा संभव है? क्या व्यक्ति का बिना खीरा खाए हुए उसका पेट भर सकता है? उसको भरे पेट की डकार आ सकती है?
क्या कल्पना मात्र से ही, खाने की कल्पना मात्र से ही क्या उसका पेट भर सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है। और यही बताने के लिए लेखक ने इस व्यंग को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनका, लेखक का यही मानना है, व्यंग भी यही है कि जिस प्रकार खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता है, जब तक उसका वो सेवन नहीं करेगा तब तक उसका पेट नहीं भर सकता है, उसी प्रकार बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी का निर्माण नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इस प्रकार कल्पना मात्र से कोई लेख लिखा जाएगा तो वो लेख इंडिपेंडेंट लेख होगा, स्वतंत्र रचना होगी, लेकिन कहानी नहीं होगी। कहानी के लिए मूल जो आवश्यकता है, उसके मूल जो तत्व हैं, वो उसके लिए विचार का होना, किसी कथा वस्तु का होना, घटना का होना और पात्रों का होना अत्यधिक आवश्यक है। बच्चों, इसके हम शब्द संपदा, कठिन शब्दों के बारे में देखें। मुफस्सिल होता है किसी केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, सब अर्बन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। सफ़ेद पोश मीन्स जेंटलमैन, भद्र व्यक्ति। किफ़ायत मीन्स मितव्ययता, समझदारी से उपयोग करना। आदावर्ज, ये अभिवादन करने का एक ढंग होता है। गुमान मीन्स भ्रम, संदेह, डाउट। एहतियात मीन्स सावधानी। बुरक देना मतलब छिड़क देना। स्फुरन मीन्स फड़कना या हिलना। प्लावित होना मतलब पानी भर जाना, मुंह में पानी भर जाना। पनियाती मतलब रसीली। ठीक है, खीरों में जब देखते हैं, खीरों काटने पर उसमें पानी हल्का हल्का झरने लगता है। मेदा मीन्स मतलब आमाशय, हमारा स्टोमक। तस्लीम मतलब सम्मान में। सिर खम करना मतलब सिर झुकाना। तहजीब मतलब शिष्टता। नफासत मतलब स्वच्छता। नजाकत मतलब कोमलता। नफीस मतलब बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सूक्ष्म, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, भौतिक अस्तित्व ना हो। अमूर्त, कल्पना में ही होना। शकील मतलब जो चीज़ आसानी से नहीं पचती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो वीडियो के माध्यम से आपको इस पूरी कहानी को समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।